एक बनिए ने नगर के समीपवर्ती जंगल में मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और मजदूर दोपहर के समय भोजन करने नगर में आ जाते थे। एक दिन जब कारीगर और मजदूर भोजन के लिए नगर गए हुए थे, तो अचानक ही बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता वहां आ गया। बंदरों ने वहां पहुंचकर खूब ऊधम मचाया, वृक्षों पर चढ़े, खम्भों पर खेले, सब कुछ किया। उन कारीगरों में से एक ने एक आधे चिरे हुए वृक्ष के एक खंभे के बीचों बीच खैर का एक खूंटा गाड़कर छोड़ दिया था। अब कारीगर ने किसी कार्यवश अपने किसी मतलब से उस खूंटे को गाड़ा था, मगर बंदर तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा बदमाश जानवर होता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा बेमतलब में करने की कोशिश करने लगता है। उन बंदरों के झुंड में से एक बंदर अनायास ही उस आधे चिरे हुए खंबे पर बैठकर खैर के खूंटे को उखाड़ने लग गया। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वो नहीं निकला, तो वो जोर लगाने लगा, और जोर लगाने पर कील रूपी खैर का खूंटा निकल गया। खूंटा तो निकल गया, पर खंबे के मध्य में उसका पैर फंस गया, और पैर फंसने के कारण वो बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर भी गया। इस प्रकार दूसरों के काम में बेमतलब टांग अड़ाने से उस बंदर का नाश हो गया। राजा का बचा भोजन जब हमको मिल ही जाता है, तो व्यर्थ के झंझट में पड़ने से क्या लाभ। कर्कटक की बात सुनकर दमनक बोला, मुझे लगता है कि तुम केवल भोजन के लिए ही जीते हो। पेट तो सभी भर लेते हैं, जीने का अर्थ पेट भरना ही नहीं है। यूं तो पक्षी भी चोंच से पेट भर लेते हैं। जीना तो उसी का है जिसके जीने से औरों को भी जीवन मिलता है। जब हम दोनों पदच्युत हैं, तो हमें राजा के विषय में जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ है। कहा जाता है कि जो मूर्ख पदच्युत होने पर भी राजा के सम्मुख कुछ कहता है, वो न केवल अपमानित होता है, बल्कि उपहास का पात्र भी बनता है। दमनक की बात सुनकर कर्कटक समझाता हुआ बोला, नहीं भाई, ऐसा मत कहो। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला व्यक्ति अब प्रधान होने पर भी प्रधान बन जाता है। यह मत भूलो कि राजा, लता और स्त्री का यही स्वभाव होता है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। दमनक ने इसके उत्तर में बोला। इसी प्रकार कर्कटक और दमनक की वार्तालाप काफी लंबी चलती गई। अब कर्कटक बोलता है कि तो तुम क्या करना चाहते हो। दमनक ने उत्तर दिया, हमारा स्वामी और उसके अनुयायी इस समय डरे हुए हैं। ऐसे में मैं धीरज कैसे रख सकता हूं। तो तुम्हें कैसे पता कि हमारा स्वामी आज भयभीत है। कर्कटक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अब दमनक समझाने लगा, इसमें कौन सी बात है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के आंतरिक भावों को उसकी आंगिक चेष्टाओं से जान लेते हैं। जो नहीं कहा गया है उसको जान लेना ही बुद्धिमानी है। शायद तुम नहीं जानते कि व्यक्ति के आकार प्रकार, गति, इशारों, चेष्टाओं, वचन, नेत्र और मुखगत भावों के द्वारा मन में चलने वाले भावों का पता लग जाता है। स्वामी पिंगलक की चेष्टाओं से उसके भय का आभास मुझे मिल गया है। अतः मैं पास जाकर भय का कारण अवश्य समझूंगा, और फिर अपने बुद्धि विवेक से भय दूर करके उन्हें वश में करके पुनः मंत्री पद प्राप्त कर लूंगा। दमनक की बातों से कर्कटक भी सहमत हो गया। दमनक वहां से पिंगलक के दरबार की ओर गया। पिंगलक ने दमनक को अपनी ओर आते हुए देखकर द्वारपाल से कहा कि दमनक हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, उसको रोको मत, आने दो। दमनक ने राजा को प्रणाम किया और उसकी अनुमति से अपने निर्दिष्ट आसन पर बैठ गया। राजा पिंगलक ने यथोचित सम्मान के साथ दमनक से पूछा कि आप सकुशल हैं। बहुत दिनों से दिखाई पड़े हैं, किधर से आ रहे हैं। श्रीमान, मुझे ही कुछ आवश्यक बात करनी है। वैसे भी चाहे किसी भी कोटि का व्यक्ति हो, राजा को तो सभी से प्रयोजन पड़ता है। मैं तो वंश से आपका सेवक हूं और संकट काल में भी आपका अनुयायी हूं। वैसे भी आपने बहुत दिनों से के बाद आने का अवसर दिया है। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल धन व सम्मान प्रदान करता है, किंतु सेवक तो स्वामी का प्राण निछावर करने वाला होता है। हीन कुल में जन्मा व्यक्ति भी निज गुणों से महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर लेता है। दमनक प्रत्युत्तर में बोला,
पिंगलक प्रसन्न होकर बोला कि छोटे बड़े समर्थ असमर्थ कुछ भी हो, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। भूतपूर्व मंत्री के पुत्र हो, इसलिए जो कहना चाहते हो निर्भय होकर कह दो। देव, मुझे आवश्यक निवेदन करना है। ठीक है, करो। श्रीमान, मेरी बात को एकांत में सुने तो अधिक अच्छा होगा। दो व्यक्तियों से अधिक के साथ गुप्त परामर्श नहीं करना चाहिए, दमनक ने कहा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक के भाव को समझकर प्रमुख पशु तो खुद ही दूर चले गए और शेष पशु द्वारपालों द्वारा हटा दिए गए। तब दमनक ने धीरे से कहा कि आप जल पीने के लिए यहाँ आए थे, तो बिना जल पिए इस प्रकार यहाँ क्यों बैठ गए? पिंगलक ने अपने मन के भावों को छुपाते हुए रूखी हंसी हंसकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही बैठ गया था। देव, यदि कोई गोपनीय बात है तो रहने दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि कुछ बातें स्त्री से, कुछ प्रियजनों से और कुछ बातें समवयस्क मित्रों एवं पुत्रों से भी छुपाने योग्य होती हैं। अतः दूसरों के आग्रह करने पर भी बिना विचारे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। दमनक बोला। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने मन में सोचा कि लगता है यह योग्य है और इसके समक्ष मैं अपना अभिप्राय प्रकट कर सकता हूं। यह सोचकर पिंगलक बोला कि दमनक, दूर से आने वाली इस गंभीर ध्वनि को तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूं स्वामी, इससे क्या होता है? मैं इस जंगल को छोड़कर अन्यत्र चला जाना चाहता हूं। पर ऐसा क्यों चाहते हैं आप? पिंगलक बोला, ऐसा लगता है कि आज जंगल में कोई अद्भुत जीव आ गया है, जिसकी गंभीर हुंकार सुनाई पड़ रही है। इस ध्वनि से लगता है कि वह जीव भी गंभीर होगा। पिंगलक का भय मिश्रित स्वर सुनकर दमनक बोला, ध्वनि मात्र से आपका भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि ध्वनि से तो कोई भी इस प्रकार भयभीत नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि तो किसी वाद्य यंत्र की भी हो सकती है। अतः पूर्वजों द्वारा अर्जित इस जंगल को सहसा ध्वनि के डर से छोड़ देना उचित नहीं। ध्वनि से क्या डरना महाराज, आप धीरज रखें। पहले यह बात पता लगानी चाहिए कि ढोल के पोल में क्या है। तब पिंगलक ने चकित होकर पूछा, वह कैसे? दमनक ने कहा, तो आगे की कथा सुनिए।